भाई साहब तो इतने बड़े आदमी हैं, जज हैं, मगर मेरी बात पे भी गौर फरमाएं वो और अपनी जो स्टेटमेंट है उसको दुरुस्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो क्रीमी लेयर है ना वो इंडिविजुअल की होनी चाहिए। एक आदमी जो क्रीमी लेयर में जाता है, अकेला आदमी जाता है, उसके परिवार के दूसरे सदस्य क्रीमी लेयर में नहीं चले जाते। अगर उनको वो क्रीमी लेयर नहीं मिलती तो उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको अगर पढ़ाई में रिजर्वेशन नहीं मिलती, उसकी अगली पीढ़ी को नहीं मिलती, क्योंकि उसको भी वही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। बाबा साहब ने तो खुद कहा, बाबा साहब के तो पिताजी भी आर्मी में थे ना, पैसे में कोई कमी नहीं थी उनके पास ज़्यादा, फिर भी उनको जाति की वजह से प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। ये तो बाबा साहब ने कहा है। तो बाबा साहब के साथ भी प्रताड़ना होती थी। कोई गवई साहब बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है ना, उनसे समझदार भी नहीं है। 10 क्या 100 गवई साहब भी बाबा साहब के बराबर अक्लमंद और ताकतवर नहीं हो सकते। तो जब उनके साथ प्रताड़ना होती थी तो गवई साहब बाबा साहब के सामने कुछ भी नहीं है। और ये तो अभी वो पद पर हैं, पद से आ जाएं, रिटायर हो जाएं, तो उनको पता लग जाएगा कि वो स्वयं किस क्रीमी लेयर में गए। मेरा ये नहीं कहना, वो स्वयं उनके परिवार क्रीमी लेयर का निकालने का तरीका कानूनी संवैधानिक ऑलरेडी है ना, बिल्कुल हमारे सिस्टम में ही मौजूद है। वो ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर बाहर होती जाएगी, उसका तरीका है ना। अगर कोई क्रीमी लेयर नाम की वस्तु है तो उसका तरीका ऑलरेडी मौजूद है ना, बहुत अच्छा तरीका है। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, हमारा कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की बहन या भाई वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर लेता है, जिस भी एग्जाम में कर लेता है, तो वो व्यक्ति अपने आप बाहर हो गया ना रिजर्वेशन से। हो गया कि नहीं हो गया? ये है अगर कोई सो कॉल्ड क्रीमी लेयर खत्म करने का तरीका है या उसको रिजर्वेशन ना देने का तरीका है, वो हमारे सिस्टम में ही इनबिल्ट है। जैसे ही कोई जनरल कैटेगरी का एग्जाम, कोई भी जो जनरल कैटेगरी का बैरियर, जो उनका कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ है, उसको क्रॉस करेगा, वो बाहर हो गया ना रिजर्वेशन से ऑटोमेटिक। बाकी जो लग रहा है ना इन्हें कि वो बेचारे जो हमारे समाज के वो लोग जो क्रीमी लेयर से नीचे के हैं, उनको नहीं रिजर्वेशन मिल रही, तो वो रिजर्वेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये है ऑटोमेटिक तरीका, जो कि जो लोग ऊपर उठते जाएंगे इंडिविजुअल्स, ये पूरे समाज पे लागू नहीं हो सकता। ये फ्रॉड है कि पूरे समाज को आप क्रीमी लेयर बना दें। घर में से एक जो बच्चा है वो जनरल कैटेगरी में आ गया या आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो वही तो बाहर हुआ। बाकी सब, वो सब कैसे, उसके बच्चे कैसे बाहर हो गए उससे? वो कैसे क्रीमी लेयर में आ गए बच्चे उसके? उस व्यक्ति की, ये व्यक्तिगत होना चाहिए, ये पूरे समाज के लिए नहीं होना चाहिए क्रीमी लेयर, एक इंडिविजुअल के लिए होनी चाहिए। उसके लिए हमारा पूरा प्रावधान कानून में मौजूद है, हमारे सिस्टम में आज भी मौजूद है। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, और मजेदार बात सुनिए, ये जो लोग जनरल कैटेगरी में, जो हमारे कॉम्पिटिटिव लोग हैं, वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको भी वापस धक्का देके, गर्दन पकड़ के उनको रिजर्व कैटेगरी में धक्का दिया जाने का प्रावधान आ रहा है। उसके लिए भी आप सब होशियार हो जाइए। इसका क्या मतलब होगा कि जो 50.5% सीटें जो हैं वो 10 से 12% लोगों के लिए रिजर्व होने वाली हैं या हो रही हैं। इसको अगर रोक सकते हैं हम सब लोग मिलकर, तो उसको रोक लें, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो हमारे लोग क्वालिफाई करेंगे उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के रिजर्व कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। और ये सारी सीटें 12% लोगों के लिए, 50.5% एक तरीके से डायरेक्टली रिजर्व हो जाएंगी जनरल कैटेगरी के लिए। इतना बड़ा अत्याचार होने जा रहा है और हम लोग आपस में लड़ें, तो मेरी गुजारिश यही है कि हम लोगों को 15% से ज़्यादा करवाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जितनी लड़ाई हम आपस में लड़के करेंगे, हम सब एक होकर 15% से ज़्यादा, और इसको बढ़ाएं। जितने भी परसेंटेज वो बांटना चाहते हैं या देना चाहते हैं उसको बढ़वाएं, एक बात। दूसरी बात, उसको रोके कि जो जनरल कैटेगरी में हमारा बच्चा या बच्ची क्वालिफाई होती है उसको रिजर्व कैटेगरी में न जाए। से मेरी ये गुजारिश है, मेरा ये मैसेज है, इस मैसेज को सब तरफ फैलाया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार में, किस डाटा को देखकर ये फैसला सुनाया सर? डेटा तो अभी आया ही नहीं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है पहले आप डेटा तो तलाश करो कि ये कम्युनिटीज़ या ये सब ग्रुप्स जो हैं ये बैकवर्ड हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा बैकवर्ड है, और वो कोई सर्वे करने नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ बांटने के लिए जजमेंट है मेरा इसमें। इससे किसी को भी, किसी एक व्यक्ति को भी कुछ फायदा नहीं होने जा रहा, बल्कि सभी का नुकसान होने जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ रिजर्वेशन सही तरीके से लागू नहीं होगी। हर जगह जाति का विषय जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका नतीजा आपको नजर आ रहा है, ये आपको फल मिल रहा है।
जो हम रिजर्वेशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे ना और सो गए हम, बैकलॉग पूरा करा दीजिए आप बस। सर जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैंने तर्क दिया है, मैं यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत ये देखिए वो प्रोपेगेंडा में एक्सपर्ट है। उनको जब ये यकीन दिला दिया जाएगा कि आपका ये हक कोई और खा रहा है, तो उनको जाहिर बात है कि कम्युनिटीज़ तो सारी कम्युनिटीज़ ही पिछड़ी में है ना, तो जो लोग ज़्यादा पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ हैं, और वाल्मीकि समाज का बार बार जिक्र आता है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि समाज की हर संपदा पर उनका हक पहले है। लेकिन वो हक पहले वो 8% खाली हैं। क्या वाल्मीकि समाज हमारे देश में 8% है पॉपुलेशन में? 8% सीटें तो खाली हैं, दे दें वाल्मीकि समाज को। 8% तो कोई नहीं भरता, या दूसरे जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको दे देना डायरेक्ट। मेरा तो कहना भी उससे आगे है ना, लड़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? जिन समाजों को ये कहा जा रहा है ये सबका हक खा रहे हैं, वो क्या 15% तक पहुंच गए? किसका हक खा रहे हैं? हक तो खाली पड़े हैं। अगर वो 15% पूरे हो रहे होते तब एक बार को ये आर्गुमेंट सोचने के लिए चल सकता था कि हाँ एक समाज पूरे के पूरा 15% खा। अभी हमारा हक ही इस पे टेबल पे पड़ा है, खाली पड़ा है, और हम आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन सर इंडिया गठबंधन तो यही चाहता था ना कि जाति जनगणना हो, तो अब जाति जनगणना होगी तभी तो पता पड़ेगा ना सर। पर कब होगी? अब लड़ाई करा दी, जाति जनगणना का भी नहीं हो गया। लड़ाई कराने का मकसद था, वो पूरी हो गई। जनगणना क्यों कराएगा कोई? तो ये तो आरोप सुप्रीम कोर्ट या सरकार भी लगेगा ना, फिर लड़ेंगे कौन? अब आरोप लगाने का तरीका होता है, आप अगर यहाँ बैठ के ये इंटरव्यू देख के आरोप लगाते रहेंगे, या अपने घरों में इंटरव्यू में या एक दूसरे को इंटरव्यू देते रहेंगे या बातें करते रहेंगे, तो आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है। किसी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। सड़कों पे आना पड़ेगा 2 अप्रैल की तरह, और आना पड़ेगा 15% और 7.5% की संख्या को बढ़वाने के लिए। आना पड़ेगा बैकलॉग को पूरा कराने के लिए, आना पड़ेगा एनएफएस को ख़त्म कराने के लिए, आना पड़ेगा जो लोग एनएफएस के ज़रिए या एनएफएस के फ्रॉडुलेंट सिस्टम के ज़रिए और बैकलॉग की सीटें चुरा के जिन पोस्टों पे आ गए हैं वो खाली कराने के लिए आंदोलन चलाने के लिए, और वो सड़कों पे आंदोलन होगा। अगर ऐसे होगा कि हम सब लोग भाषण देते रहें तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो सर इस मामले को लाया कौन कोर्ट में? पक्ष कौन है इसमें सर? ये भी तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना इसमें। देखिए गया वो पक्ष जिनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो रिजर्वेशन का एक जो केक है उसमें से हमारा हिस्सा, जो सबसे बड़ी उनकी वो है, जो मेरी ख्याल से उनकी रीडिंग गलत है, वो कुछ और लोग खा गए। लेकिन वो केक तो अभी पड़ा ही है ना, वो आधा केक तो कोई भी टच नहीं कर पा रहा है। केक ही तो मिलना है ना सबको। वो केक तो आधा हर साल हर जगह हर बार आधा खाली जाता है ना। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो खा रहे हैं उसे। तो जनरल कैटेगरी, जो बुनियादी सवाल है जो हमें पूछना चाहिए हमारे सभी समाजों को, कि ये हक जो है जनरल कैटेगरी के पास जाता हुआ अच्छा है, जो बचा हुआ है 50% जो है, या हमारे अपने समाज के पास जाए, समाज के लोगों के पास जाए, हमारे अपने परिवार में जाए? ये सवाल है बुनियादी। मगर वो तो हमेशा जनरल कैटेगरी के पास जा रहा है 50%। कहीं एक जगह दिखा दो जहां मुझे हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति ने 50% से ज़्यादा एक भी सीट ली हो, एक जगह दिखा दो मुझे। बंद का ऐलान होना चाहिए, लेकिन सारे समाजों को एक साथ मिलके, जो मैंने आज बात कही है इसको समझ के, सर जोड़ के 3-4 चीज़ों के लिए आंदोलन होना चाहिए। बैकलॉग भरने के लिए, एनएफएस खत्म करने के लिए, और उन लोगों ने जो हमारी सीटें चुराई हैं उसको वापस लेने के लिए। पर अब तो बढ़ गया ना सर, समस्या यही है ना। तो समझाना चाहिए। मैं सभी हमारे बुद्धिजीवियों से बात करूंगा, जो बात मैंने आज गुजारिश की है उस पर भी ध्यान दें। अगर मेरी बात में दम लगता है तो हम सब लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए और एक दूसरे की लड़ाई मिल के लड़नी चाहिए। अभी 50% की लड़ाई तो लड़ें, जो बाकी है वो तो ले लें, बैकलॉग तो ले लें। ये इम्प्लीमेंट भी कब होगा? मैं आपको अभी समझाया ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, अब तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब 50% जो मिल रहा था ना, 50% से कम, अब मुझे नहीं लगता 10-12% से ज़्यादा किसी को भी कुछ मिलेगा रिजर्वेशन। सर ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, इसमें जो जस्टिस गवई हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, वो खुद दलित समाज से हैं, और उन्होंने इस बारे में कहा है कि जो है जो सक्षम हो गया है उसको जो है अपने पिछड़े वर्ग के भाई के लिए जो है सोचना चाहिए और उसको सीट मिलनी चाहिए। अब गवई साहब तो इतने बड़े आदमी हैं, जज हैं, मगर मेरी बात पे भी गौर फरमाएं वो, और अपनी जो स्टेटमेंट है उसको दुरुस्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो क्रीमी लेयर है ना वो इंडिविजुअल की होनी चाहिए। एक आदमी जो क्रीमी लेयर में जाता है, अकेला आदमी जाता है,
उसके परिवार के दूसरे सदस्य क्रीमी लेयर में नहीं चले जाते अगर उनको वो क्रीमी लेयर नहीं मिलती तो, उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको अगर पढ़ाई में रिजर्वेशन नहीं मिलती, उसकी अगली पीढ़ी को नहीं मिलती, क्योंकि उसको भी वही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। बाबा साहब ने तो खुद कहा, बाबा साहब के तो पिताजी भी आर्मी में थे ना, पैसे में कोई कमी नहीं थी उनके पास ज़्यादा, फिर भी उनको जाति की वजह से प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, ये तो बाबा साहब ने कहा है। तो बाबा साहब के साथ भी प्रताड़ना होती थी। कोई गवई साहब बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है ना, उनसे समझदार भी नहीं है। 10 क्या 100 गवई साहब भी बाबा साहब के बराबर अक्लमंद और ताकतवर नहीं हो सकते। तो जब उनके साथ प्रताड़ना होती थी तो गवई साहब बाबा साहब के सामने कुछ भी नहीं है। और ये तो अभी वो पद पर हैं, पद से आ जाएं, रिटायर हो जाएं, तो उनको पता लग जाएगा कि वो स्वयं किस क्रीमी लेयर में गए। मेरा ये नहीं कहना, वो स्वयं उनके परिवार को भूल जाइए। से ही वो है और इतना बड़ा जो है SC/ST में क्रीमी लेयर का फैसला दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा कि सोचें, इंडिविजुअल होता है क्रीमी लेयर, कोई पूरी समाज को क्रीमी लेयर नहीं कहा जा सकता कभी भी। एक इंडिविजुअल को कहा जा सकता है, किसी के परिवार को, किसी के रिश्तेदारों को क्रीमी लेयर नहीं कहा जा सकता। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम तो रोज़ देख रहे हैं, हम तो ये SC/ST एक्ट के केसेस करते हुए डेली देख रहे हैं सर। हम डेली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो हमारे समाज के बनाए जाते हैं, जो जजेस हैं उनके पास हमारे समाज के जो जजेस बनते हैं उनके पास हमारे केसेस भेजे जाते हैं। अब वो पता नहीं अपने मन से करते हैं या उन पर कोई दबाव होता है या उनको कोई लालच होता है, वो हमें ज़्यादा मारते हैं दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे ज़्यादा, क्योंकि SC/ST एक्ट में तो सेक्शन 4 नहीं लगता ना हमारे समाज के लोगों पे, लेकिन प्रेशर तो हर जगह लगता है। तो जो ना नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो हावी हो जाती हैं, जो नज़र आने वाली चीज़ें सेक्शन 4 है, जो कि किसी भी अफसर को SC/ST एक्ट के प्रावधान तोड़ने पर सज़ा देता है, वो पीछे रह जाती है। सर जो बेला त्रिवेदी हैं उन्होंने तो ये कहा कि अनुच्छेद 341 का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, वो इसके खिलाफ है ना इस फैसले के? देखिए, जजमेंट तो जजमेंट होती है। मैं आपको कानूनी प्रावधान बताऊं, चाहे एक भी जज ज़्यादा हो तब भी वही जजमेंट होती है। ये सब बातों में जाना ही नहीं चाहिए, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है इन सब बातों में जाके। 341 का उल्लंघन एक 100% हुआ है, लेकिन एक के कहने से क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इन सब वही आ गई ना आप बात, फिर आप बहकावे में आ गए। एक के कहने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? ये है बहुत बुनियादी बात, ये समझने की बात है। आज सब हम एक जज की तारीफ करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ रहा है? हमें लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे हाथ में क्या आ रहा है, टेबल पे क्या रखा गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक जज ने क्या फैसला दिया उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो ये सब चीज़ों को पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हमारे लोगों को सीखनी पड़ेगी। राजनीति से प्रेरित है ये फैसला। अभी इसमें राजनीति से प्रेरित है या नहीं है, लेकिन इस जजमेंट को मैं ये कह के कर सकता हूँ कि ये संविधान से प्रेरित नहीं है, ये बराबरी से प्रेरित नहीं है, ये न्याय से प्रेरित नहीं है। ऐसा इस जजमेंट के बारे में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। सर ये काम तो संसद को करना चाहिए ना, जो वर्गीकरण का है। संसद कौन सा कुछ ये नहीं करेगी जो हो रहा है। संसद को जो काम करने चाहिए वो है। संसद ने इतने कानून बनाए, संसद उस पर अमल करती है। संसद के लोग ही, जो एग्जीक्यूटिव है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वही संसद के कानूनों का पालन नहीं करती। संसद क्या करती है? कुछ लोगों का कहना है कि ये काम जो है संसद के हिसाब से होता है, तो न्यायपालिका जो है वो संसद के काम में घुस रही है। देखिए, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या हमारी ये जो ये है, ये लेजिस्लेचर है, विधायिका जो है, ये आपस में मिलीजुली सरकार समझे आपने, कोई किसी के उसमें नहीं जा रहा। सब एक तरीके से एडजस्टमेंट करके आधा आधा काम बांट लिया है। हमारे लोगों ने अपने आप को बांट लिया है, और जो समझदार लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने अपना काम बांट लिया है, और हम लोगों ने आपस में अपने आप को बांट लिया। ये फ़र्क है। काम बांट के वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग उनके बांटने पर, और हम लोग आपस में ही लोग बांट लिए हमने आपस में, और आपस में लड़ाई की।